हेलो। तो आज का हमारा साइंस की क्लास में सभी को स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस किया हूँ, कैसे क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कौन से साइंटिस्ट थे, उनके रिलेटेड बहुत हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं 5 किंगडम के बारे में डिटेल में। और आज हम देखेंगे जो 5 किंगडम में जो 5 बड़ा किंगडम है, यानी मोनेरा, एक तो हो गया मोनेरा, फिर हो गया प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर हो गया फंजाई, फिर प्लांट किंगडम, फिर होता है एनिमल। ये 5 किंगडम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो पहले आता है मोनेरा किंगडम। अगर हम मोनेरा किंगडम में देखें, मोनेरा किंगडम को स्पेशली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। एक आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राचीन जीवाणु, क्योंकि ये बहुत पहले से धरती पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर इसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये रह पाता है, यानी ये सर्वाइव कर सकता है किसी भी ऑपोजिट एनवायरनमेंट और विपरीत वातावरण में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। फिर यानी जहाँ पे अगर टेम्परेचर भी अगर हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या सॉल्टी वाटर आप कह सकते हैं, समुद्र पानी में भी ये सर्वाइव कर लेता है। फिर एसिडिक एनवायरनमेंट भी, अम्लीय परिस्थितियों में भी ये रह सकता है। फिर और आर्कीबैक्टीरिया में जितने सारे जीवाणु आते हैं वो मैक्सिमम ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद के शरीर पे ही प्रोड्यूस कर पाता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। यानी ऑटोट्रॉपिक सिर्फ वही कर पाते हैं जिनके शरीर पे या बॉडी पे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, तो जिसके शरीर पे क्लोरोफिल होता है वो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसी आर्कीबैक्टीरिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉपिक को यानी 3 तरह के होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। एक तो ये हो गया मिथानोजन, दूसरा है थर्मोएसिडोफाइल, तीसरा है हैलोफाइल। मिथानोजन मतलब इसी नाम से ही उसका जो नाम है मिथानोजन, इसी नाम से ही उसका काम छिपा हुआ है। यानी मिथानोजन यानी जो पहला है मीथेन, ये मीथेन का वर्ड आप देख सकते हैं उसके नाम पे अंदर ही है। तो इसे मीथेन प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। मिथानोजन फिर होता है थर्मोएसिडोफाइल, इसे भी थर्मोएसिडोफाइल, थर्मो का मतलब होता है हीट, ताप, या फिर एसिड है अम्लीय। थर्मो का मतलब होता है हॉट, ये हॉट एनवायरनमेंट में भी रह सकता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। अम्लीय वातावरण हो या तापीय वातावरण, ज़्यादा गर्मी में भी ये रह सकते हैं, तो उसका नाम हो गया थर्मोएसिडोफाइल। फिर और एक है हैलोफाइल, हैलो मतलब होता है सल्टी, तो ये सल्टी वाटर यानी समुद्र में यानी सी वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 3 हो गए आर्कीबैक्टीरिया के तीनों टाइप, मिथानोजन, थर्मोएसिडोफाइल, हैलोफाइल। फिर हम देखेंगे जो यूबैक्टीरिया, ये तो हो गया आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का, और एक है यूबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो ऑटोट्रॉपिक भी है, और हेटेरोट्रॉपिक भी है। हेटेरोट्रॉपिक ये दोनों कर सकता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, और जिस जगह पे बिना क्लोरोफिल के
बजाय भी वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रिपेयर कर सकता है, या किसी और के ऊपर निर्भर करके डिपेंड करके भी वो अपना खाद्य या अपना भोजन अपना शरीर पे ले सकता है। इसलिए इसे ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसका जो डिस्कवर किया गया था यह 1683 में बाय एर्नेस्ट हैकेल। एर्नेस्ट हैकेल के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है 1683 में। और इसका नामकरण जो बैक्टीरिया दिया गया था ये दिया गया था एहरेनबर्ग के द्वारा। तो इसे मैं पॉइंट वाइज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको पढ़ाता हूँ। तो यू बैक्टीरिया को कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। इसे डिस्कवर किया गया 1683 में, और जो साइंटिस्ट थे ये होगा अर्नेस्ट हैकेल। और इसे बैक्टीरिया का जो टर्म दिया गया वो दिया गया था एहरेनबर्ग के द्वारा। फिर और इसे ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है मैंने बताया क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। ये वाला ये थोड़ा गलत है, ये लाइन को आप नहीं पढ़ेंगे, इसे याद नहीं करना। फिर हम आएंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है यहाँ पे। और जो मोनेरा किंगडम है यहाँ पे एक हमारा छूट गया, जो मोनेरा किंगडम है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस इतना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, और उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यानी न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन वो भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। और उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम, ये सारे भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल है। और जो मोनेरा किंगडम का जितने सारे भी वहाँ पे जीवाणु हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो मोनेरा यानी प्रोटिस्टा होते हैं वो भी यूनिसेल्युलर ही है, यूनिसेलुलर होते हैं जो प्रोटिस्टा। और वो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो सेल होता है उनके अंदर वहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन और सेल के अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे आपको क्लियरली विजिबल होगा। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर जितने सारे भी जीव हैं या जंतु हैं या जितने भी सारे माइक्रोस्कोपिक जीव हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक। और उसका एग्जाम्पल हो गया, एक तो हो गया अलजी, फिर अलजी के बाद प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा में आता है। तब पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटिस्टा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर इसमें जितने सारे आपको जंतु दिखेंगे जो उसका सेल होता है उसके सेल के कवर पे आउटर साइड पे ऐसे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसे कहते हैं सिलिया और फ्लाजेला। इसी सिलिया फ्लाजेला के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट कर सकते हैं। तो जितने सारे प्रोटिस्टा होते हैं उनके बॉडी में एक तो सिलिया हो सकता है या फ्लाजेला, और सीडोपोडिया ये भी इसी तरह का, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थोड़ा सा इससे बड़ा जो कि दिखाई देता है एमोइबा में। एमोइबा का आपको आकार आप दिखाई देंगे ऐसे होता है, जो कि अपना मेम्ब्रेन को ही वो कभी कभी पैर की तरह तो कभी कभी हाथ की तरह यूज करता है। इसलिए इसे सीडोपोडिया जो टेम्पोररी लेग, सीडो यानी फॉल्स लेग, इसका मतलब होता है फॉल्स लेग वो कहते हैं सीडोपोडिया, जो कि वो उसका परमानेंट लेग नहीं है। तो सीडोपोडिया दिखाई देता है एमोइबा में, फिर आता है प्लाज्मोडियम। तो ये सारे हो गया प्रोटिस्टा
किंगडम में ये सारे के सारे आते हैं। फिर ये हो गया, एक तो है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, ये जो होते हैं ये सारे के सारे प्रोटिस्टा ही होते हैं। और प्रोटिस्टा को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्टा एक तो हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, ये एक हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, और दूसरा हो गया डीकम्पोजर, ये एक हो गया, ये दूसरा, पहला तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, दूसरा हो गया ये डीकम्पोजर, और तीसरा है प्रोटोजोआ। ये 3। तो पहले हम फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट को देखेंगे। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी उनके नाम पे ही उसका काम छिपा हुआ है। फोटोसिंथेसिस मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जिनके बॉडी में क्लोरोफिल होता है। ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रोपिक भी कहते हैं। और उसका एग्जांपल होगा ब्लू ग्रीन algae। जो ब्लू ग्रीन algae, और ब्लू ग्रीन algae को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और एक है यूग्लिना, जो कि उसका डायग्राम जो ऊपर है ये वाला, ये होगा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae, ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला हो गया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उसका कलर भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन यानी इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होता है। तो ये होगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसके बाद आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर उसका मैंने बताया, उसका नाम पे ही उसके काम छिपा हुआ है। तो डीकम्पोजर यानी जो बॉडी को डीकम्पोज करता है। जो एक मृत शरीर या डेड बॉडी को आप कहीं पे फेंक दे तो कुछ समय या कुछ दिन बाद वो सड़ के मिट्टी में मिल जाता है, और जो ये काम करते हैं उसे कहते हैं डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर का एग्जांपल हो गया स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड को आप याद रखना, ये भी प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है, प्रोटिस्टा। तो ये होगा डीकम्पोजर। फिर तीसरा हो आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी वही प्रोटिस्टा किंगडम में ही आता है। तो प्रोटोजोआ को कहा जाता है फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल, यानी जो एनिमल जो धरती पर आया, पहला एनिमल जो बना है वो प्रोटोजोआ का जो सेल होता है उसी से धीरे धीरे डेवलप होके एक पशु यानी एनिमल में कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए प्रोटोजोआ को फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल कहा जाता है। उसका एग्जांपल होगा एमोइबा, फिर आता है पारामेसियम। और जितने सारे प्रोटोजोआ होते हैं वो सारे सॉइल में या मिट्टी में या तो पानी में आपको दिखेंगे। तो एमोइबा, पारामेसियम, उसका डायग्राम भी यहाँ पे है। ये होगा एमोइबा, देख सकते हैं एमोइबा का ये जो आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, जो आप उसका मेम्ब्रेन है, उसका मेम्ब्रेन का आकार को देखेंगे आपको रापली दिखाई देगा। और इसी मेम्ब्रेन को वो कुछ टाइम लेग की तरह यूज करता है, तो कभी कभी इसे हैंड की तरह भी यूज करता है। तो ये परमानेंट लेग नहीं है कि परमानेंट हैंड भी नहीं है, इसलिए इसे सीडोपोडिया कहा जाता है। इसी पार्ट को ही सीडोपोडिया कहा जाता है। जो मेम्ब्रेन होता है उसी मेम्ब्रेन को एमोइबा किया करता है कि कभी कभी वो लेग की तरह, तो कभी कभी हाथ यानी हैंड की तरह तो यूज करता है जब वो कलेक्ट करता है अपना न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है वो हैंड की तरह इसी मेम्ब्रेन को यूज करता है, और लेग की तरह तब यूज करता है जब वो मूवमेंट करता है। मूवमेंट के समय वो लेग की तरह काम करता है, तो इसी को ही कहा जाता है सीडोपोडिया। ये वाला जो हिस्से देख सकते हैं
इसी को ही कहा जाता है सीडोपोडिया। और ये हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का आउटर बॉडी के आउटर लेयर में है, इसी को ही कहा जाता है सिलिया। इसी को सिलिया या फ्लाजेला, सिलिया फ्लाजेला इसी को ही कहते हैं। ये रहा उसका माउथ जिसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन भोजन करता है। तो ये तो हो गया प्रोटिस्टा किंगडम का सारे जंतु। फिर हम आते हैं फिर हम देखेंगे फंजाई। और फंजाई एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, एब्सेंट होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। और जो कि क्लोरोफिल ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल ग्रीन होने का उनका रीजन होता है मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल के सेंटर में होता है वहाँ पे मैग्नीशियम होता है, इसलिए ग्रीन दिखता है। तो अगर क्लोरोफिल जहाँ पे नहीं है वो ग्रीन दिखेगा ही नहीं। तो जो फंजाई होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो एक तो ग्रीन दिखाई नहीं दिखेगा और वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता यानी वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रिपेयर नहीं कर सकता खुद, इसलिए उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक तो नहीं हो सकता, ये होगा हेटेरोट्रॉपिक। और ये हेटेरोट्रॉपिक भी वैसा है जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है। यानी जो मरा हुआ चीज़ों से, सड़ा हुआ मरा हुआ चीज़ों से वो अपना न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है, इसलिए इसे साप्रोफाइट भी कहते हैं। साप्रोफाइट, इसे आप कह रहा हूँ साप्रोफाइट, जो मरा हुआ चीज़ों से या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है या भोजन करता है, उसे साप्रोफाइट कहते हैं। वो भी हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक भी कैसा है कि साप्रोफाइट हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और जो फंजाई होता है उसका सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल काइटिन से बना होता है। काइटिन एक ग्लूकोज एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसी ग्लूकोज से ही ये बनी है काइटिन, जो बहुत सारे ग्लूकोज मिलके जो पॉलीग्लूकोज यानी ग्लूकोज को और भी कहा जाता है। यह केमिकल नेम है सैकराइड। तो बहुत सारे ग्लूकोज अगर मिलके एक बॉन्ड में रह के जो एक दूसरा उपादान या मैटर बन सकते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। यानी बहुत सारे ग्लूकोज यानी बहुत सारे सैकेराइड मिलके हुआ है पॉलीसैकेराइड। इसी पॉलीसैकेराइड को उसका और एक नाम है जो कि कहते हैं काइटिन। तो काइटिन ग्लूकोज से ही बना हुआ है, जो कि काइटिन सेल वॉल होता है फंजाई का। फिर होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। जो फंजाई होते हैं उसके बॉडी का आउटर लेयर पे आपको माइसेलियम दिखाई देता है, एक वाइट कलर का होता है माइसेलियम। और ये माइसेलियम जो होता है इसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक सूता जैसा या थ्रेड जैसा कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगा। उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफा। हाइपा को याद रखना, ये फंजाई में दिखा जाता है। माइसेलियम हो या हाइपा हो, ये फंजाई में दिखता है। फिर जो उसका सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, और उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो हेटेरोट्रॉपिक है। और हेटेरोट्रॉपिक भी ऐसा है साप्रोफाइटिक। और ये नॉन ग्रीन प्लांट भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता। तो फंजाई हो गया। और उसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल में आ जाएगा ये ईस्ट होगा पहला फंजाई, जो कि ईस्ट को हम यूज़ करते हैं बेकिंग यानी जो ब्रेड, जब फैक्ट्री में ब्रेड बनाते हैं, या मैदा गेहूं का आटा हो या जो मैदा होता है उसमें ईस्ट को मिलाया जाता है और ईस्ट क्या करता है, उस जो वहाँ पे मिलाया जाता है ईस्ट को, वो इसी आटा या मैदा को अपनी भोजन की न्यूट्रिशन की तरह यूज करता है। और न्यूट्रिशन करने के बाद जब वो
रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आटा हो या मैदा हो वो धीरे धीरे ये फूल जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे एयर फिलअप होता है। एयर मतलब यही कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप होने के कारण धीरे धीरे वो फूल जाता है। तो इसीलिए ब्रेड या जो रोटी होता है वो स्पंजी या सॉफ्ट रहता है, इसी ईस्ट की वजह से। जो ईस्ट जो रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसी के कारण। और एक होता है मशरूम, ये भी फंजाई होता है। और मशरूम एक ऐसा चीज़ होता है जो कि बहुत सारे तो नहीं, कुछ होते हैं जो कि एडिबल मतलब है जो कि हम खा सकते हैं। जिस भी चीज़ों को हम खा सकते हैं इसे एडिबल कहा जाता है। जो फंजाई को हम खा सकते हैं उसे कहते हैं एडिबल फंजाई, जो कि है मशरूम। फिर होता है पेनिसिलियम, और ये भी फंजाई होता है पेनिसिलियम, और इसे डिस्कवर किया गया है बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है, और इसे एंटीबायोटिक भी तरह भी यूज किया जाता है पेनिसिलियम को। और एक है आस्परजिलस, ये भी होता है फंजाई। और होता है लाइकेन, और लाइकेन में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाई देता है। सिम्बायोटिक का मतलब एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल के रहते हैं, उसी को कहते हैं लाइकेन। और लाइकेन का और एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। जो लाइकेन होता है वो इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। जहाँ पे प्रदूषण यानी पोल्यूशन, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ये लाइकेन धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो इसे आप देख के जान सकते हैं कि उसी जगह, उसी एरिया का एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये हो गया फंजाई। तो फंजाई के बाद हम आते हैं, तो ये हो गया उसका कुछ डायग्राम। ये होगा पेनिसिलियम, ये होगा एस्परजिलस, ये हो गया ब्रेड मोल्ड। तो ये सारे होगा फंजाई। फिर हम आते हैं प्लांट। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे प्लांट का और एनिमल किंगडम को और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। बस इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। एक तो होता है प्लांट किंगडम होता है ऑटोट्रॉफी, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए उसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। तो जितने सारे प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और क्लोरोफिल होने के कारण बहुत सारे ग्रीन दिखते हैं, हरियाली। तो सारे प्लांट ग्रीन दिखते हैं। फिर उसका साइज शेप में ऐसे कुछ लिमिट नहीं होता। और सबसे जो बड़ा प्लांट होता है वो होता है रेडवुड, जो कि कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, जिसका हाइट मिनिमम 120 मीटर हाइट हो सकता है रेडवुड का। तो ये कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है। और इसका डिटेल वीडियो हम और एक क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर और थोड़ा देखेंगे हम एनिमल किंगडम का। ये होगा एनिमल किंगडम, जो कि बहुत सारे के सारे एनिमल होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक यानी वो अपना भोजन खाने के लिए किसी और पे, पेड़ों पे हो या किसी और जंतुओं पे, एनिमल पे डिपेंड करते हैं। और उनका सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर इतना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी दिखाई देता है, जो सेल वॉल एनिमल किंगडम में नहीं दिखाई देता, यानी एनिमल सेल में नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। और जो एनिमल
सेल होता है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो पेड़ होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई देता है और सेल वॉल भी। और ये जो एनिमल होते हैं बहुत सारे के सारे मोबाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट कर सकते हैं और उनके साइज लिमिटेड होता है। सिर्फ ये जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी देश में कैसा उनका जियोग्राफी है, उसी के कारण थोड़ा सा उसका हाइट या उनका स्किन का कलर में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो हाइट होता है लिमिटेड। तो एनिमल किंगडम का भी जो हम और एक दूसरा क्लास लेंगे जहाँ पे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 5 किंगडम का बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, और बाकी जो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इसके बारे में और हम डिटेल क्लास में और एक दूसरे वीडियो में सीखेंगे।